हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट और झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है आप लोगों से, इनमें से किसमें कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है। आप लोगों को ये बताना है, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस इसमें, तो इसमें सबसे कम मात्रा में सोडियम किस में पाया जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन है एक डबल रोटी का टुकड़ा, सेकंड ऑप्शन है एक कप दूध, थर्ड ऑप्शन है एक चीज का टुकड़ा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका एक अंडा। तो जो एक कप दूध होता है ना, इसमें सोडियम की सबसे कम मात्रा पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको। और सोडियम जो होता है मोस्टली सभी भोज्य पदार्थों में रहता है और यह क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, क्या है, यह क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड के रूप में मौजूद रहता है। और सोडियम क्या करता है, सोडियम बॉडी में एसिड और बेस के बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, एच प्रतिशत खाद नमूने में कहलाता है। तो आपको ये बताना है जो एच परसेंटेज होते हैं वो खाद नमूनों में क्या कहलाते हैं। लवण एवं विटामिन कहलाते हैं, विटामिन कहलाते हैं, या लवण कहलाते हैं, या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं यानी कि कार्बोज। तो जो एच होते हैं ना प्रतिशत में, ये क्या कहलाते हैं, ये लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, लवण कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पूछा हुआ है आपसे, निम्न में से कठोर जल की विशेषता है। तो आपको कठोर जल की विशेषता बतानी है। किसकी, कठोर जल की विशेषता आपको बतानी है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पानी में झाग कम उठते हैं। ऑप्शन बी है आपका भोजन सरलता से बनता है। सी ऑप्शन है आपका पानी में स्वादिष्ट होता है, यानी कि स्वाद में पानी कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। तो आप लोग देखिए, जो रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी कठोर जल नहीं होता है, ये क्या होता है, ऐसा आपका होता है शुद्ध जल। पीने में स्वादिष्ट भी शुद्ध जल होता है, कठोर जल नहीं होता है। और भोजन सरलता से आपके शुद्ध जल में बनता है, ना कि आपके कठोर जल में। कठोर जल में क्या होता है आपका, कठोर जल में पानी में झाग कम उठते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है आप लोगों से, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है, या ग्लाइकोजन का विघटन होता है, या ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है, या अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्तता पदार्थ। थर्ड है दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो आप लोग देखिए, जो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म होता है ना, किसके कारण ये होता है, ये भोजन विषाक्तता का एक रूप है। ये किसके कारण होता है, तो ये होता है मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेष डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, जहां जहां डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ आएगा वहां वहां आपका क्या होगा, वहां वहां क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो सबसे तुरंत आसानी से नष्ट हो जाता है।
ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विटामिन सी, विटामिन ए, थर्ड है विटामिन ई एंड लास्ट ऑप्शन है आपका विटामिन के। तो देखिए जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है वह विटामिन कौन सा होता है, वह विटामिन होता है आपका विटामिन सी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए। ठीक है, और जो विटामिन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो जो विटामिन सी होता है ना, विटामिन सी ताप, अम्ल, क्षार, प्रकाश आदि की उपस्थिति में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम सब्जी में खटाई डालते हैं या नींबू डालते हैं तो हम क्या करते थे, सब्जी को पकने के बाद डालते। जब पूरी तरह से पक जाता है, गैस के नॉब को हम ऑफ कर देते हैं, उसके बाद हम लास्ट में डालते हैं। ठीक है, तो क्या डालते हैं, विटामिन सी, यानी कि नींबू डालते हैं, खटाई डालते हैं। अगर हम इसको पहले ही डाल देंगे तो क्या होगा, हमारा विटामिन सी नष्ट हो जाएगा, नींबू या खटाई डालने का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है आपसे, जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल है। तो आपको ये बताना है कि अगर किसी को चोट लग जाए तो उसकी चोट तुरंत ठीक हो जाती है, यानी कि जख्म भर जाता है, तो उसमें कौन से तत्व शामिल होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड है सोडियम, थर्ड है आपका जस्ता एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम। तो जख्म भरने में कौन सा तत्व शामिल होता है, आपका जस्ता शामिल होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता को क्या कहते हैं हम, जस्ता को हम कहते हैं जिंक। तो जिंक के कारण ही क्या होता है, आपका जख्म जल्दी भर पाता है। और जिन लोगों में जिंक की कमी पाई जाती है उन लोगों में जख्म जल्दी नहीं भरता, यानी कि उनकी चोट जल्दी ठीक नहीं होती। और जिंक के कारण टिश्यू के कोलेजन संश्लेषण की क्षमता बढ़ जाती है। क्या होता है, जिंक के कारण टिश्यू जो होता है ना, यानी कि ऊतक, उसके कोलेजन संश्लेषण की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है इस क्वेश्चन में, वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। तो वो अपमार्जक आपको बताना है जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अमोनिया, साइनाइड्स आदि, सेकंड ऑप्शन है क्लोरीन, थर्ड है फिटकरी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अपमार्जक होते हैं ना, जो जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, वो होता है आपका अमोनिया, साइनाइड आदि। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और यहीं जो क्लोरीन और फिटकरी दिया हुआ है ना आपका, तो इसके क्लोरीन और फिटकरी के प्रयोग से क्या होता है, जल के प्रदूषण मुक्त बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, जल को प्रदूषण मुक्त बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है। ठीक है, कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मक्खन, सेकंड है मूंगफली तेल, थर्ड है बादाम तेल एंड लास्ट ऑप्शन है कृत्रिम मक्खन। तो जो कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला से समृद्ध है वो है आपका मक्खन, यानी कि बटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, क्या होती है, कम होती है, वह उन्नत रक्त को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शर्करा स्तर, सेकंड है आपका लिपिड स्तर, थर्ड है सोडियम स्तर एंड लास्ट है आपका प्रोटीन स्तर। तो वह भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वो होता है आपका, और वह उन्नत रक्त को नियंत्रित करने में सहायता भी करते हैं। तो ये क्या होता है, ये कहलाता है आपका लिपिड स्तर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है। एक आपने प्रीवियस अभी क्वेश्चन देखा तो उसमें क्या पूछा गया था,
आपसे जख्म के लिए पूछा गया था कि जख्म भरने के लिए कौन सा तत्व शामिल सहायक होता है, तो वो होता है आपका जिंक। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन चेंज दिए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, हीमोग्लोबिन का निर्माण, सेकंड ऑप्शन है डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना है, या दृष्टि को बनाए रखना है, या हड्डी को स्वस्थ रखना है। तो जो मानव शरीर में जिनका मुख्य कार्य होता है ना, वो होता है डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 150 से 250 mg तक क्या होता है, जिंक उपस्थित होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कितना उपस्थित होता है जिंक, 150 से 250 mg तक। और ये शरीर की सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ठीक है, यानी कि सभी सेल में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ दाल और फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत है, यानी कि दाल और फलियों में सबसे ज्यादा पोषक तत्व कौन सा विद्यमान होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका वसा यानी कि फैट, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एंड लास्ट ऑप्शन है आपका खनिज लवण। तो दाल और फलियों में सबसे ज्यादा पोषक तत्व क्या होता है आपका उपस्थित, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। और 1 ग्राम प्रोटीन से हमको कितनी केसीएल एनर्जी मिलती है, 4 केसीएल एनर्जी मिलती है, ठीक है। और प्रोटीन का क्या क्या कार्य है, प्रोटीन शरीर की जो टूट फूट होती है ना, शरीर की सेल्स की टूट फूट होती है, उनका निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आपसे अंडे का सबसे बाहरी परत, यानी कि आपको ये बताना है कि अंडे की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है कोरोना रेडिएटा, सेकंड है उपकला, थर्ड है जोना पेलिसिडा एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अंडे की जो सबसे बाहरी परत यानी कि बाहरी लेयर होती है ना, वो होती है आपकी कोरोना रेडिएटा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है। क्या बताना है आपको, जो बालोपहार योजना है और बाल विकास फंड योजना यह किस बैंक या संस्था के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनियन ट्रस्ट यूनिट ट्रस्ट, सेकंड है आपका डाकघर, थर्ड है आपका राष्ट्रीय बैंक एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ठीक है। और जो ये भारतीय यूनिट ट्रस्ट है ना, इसका शुरुआत यानी कि इसका प्रारंभ किया था सन 1964 में, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका। पूछा हुआ है उस मछली का नाम बताइए जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह बचा जा सकता है। ऐसी कौन सी मछली है जिसको हम प्रेगनेंसी के दौरान खाएंगे तो हम बीमारियों से पूरी तरह से बच सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, सलमन, सेकंड है आपका सार्डिन, थर्ड है आपका स्वेल्ड फिश एंड लास्ट है आपका फ्रेश ट्यूना। ये जितने भी नाम है ना, ये चारों नाम किसके हैं, आपके फिश के नाम है। तो आपको ये बताना है कौन सी वो मछली होगी यानी कि फिश होगी जिसे हम गर्भावस्था के दौरान खाएंगे। तो वो होगा आपका ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि फ्रेश ट्यूना, ठीक है। अगर हम फ्रेश ट्यूना नामक मछली को गर्भावस्था के दौरान खाते हैं तो इसके खाने से हम बीमारियों से पूरी तरीके से बच सकते हैं। आपको ध्यान रखना है क्या नाम है, फ्रेश ट्यूना। यानी कि हम प्रेगनेंसी में कैसी मछली खाएंगे, फ्रेश मछली खाएंगे, ठीक है। ये जस्ट एक आपकी ट्रिक है, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से सामान्य गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन सा फल के सेवन से बचा जाना चाहिए। यानी कि आपको ये बताना है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमको प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन से फल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है, अमरूद नहीं खाना चाहिए, पपीता नहीं खाना चाहिए, चेरी नहीं खाना चाहिए या सेब नहीं खाने चाहिए। तो क्या नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, पपीता नहीं खाना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बनता है कि पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए। तो पपीता में लेटेक्स होता है, ठीक है। क्या होता है पपीते में, लेटेक्स
होता है, जिससे क्या होता है, जिससे यूट्रस में संकुचन यानी कि कॉन्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन और संकुचन का खतरा रहता है। तो इस वजह से गर्भपात यानी कि एबॉर्शन और प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। और साथ ही पपीते में क्या पाया जाता है, पेपिन भी पाया जाता है। क्या होता है, पेपिन भी पाया जाता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। और इससे क्या होता है, इससे शिशु को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो क्यों नहीं खाते पपीते को, क्योंकि इसमें लेटेक्स और पेपिन पाया जाता है। क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, प्रकार 2 डायबिटीज मेलिटस कहलाती है। तो आपको ये बताना है, प्रकार 2 यानी कि जो टाइप 2 डायबिटीज होती है ना, मेलिटस डायबिटीज कहलाती है। कैसी डायबिटीज होती है वो। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस होती है। सेकंड ऑप्शन है गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस होती है। थर्ड ऑप्शन है कुपोषण संबंधी डायबिटीज मेलिटस होती है। या लास्ट ऑप्शन है आपका गर्भावस्था की डायबिटीज मेलिटस होती है। तो जो आपकी टाइप 2 डायबिटीज होती है ना, वो होती है आपकी गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें पैंक्रियास की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं, ठीक है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, जेस्टेशनल डायबिटीज कब होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, गर्भावस्था में होती है, डायबिटीज की पूर्व अवस्था होती है, या गर्भावस्था के बाद होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है ना, वो कौन सी होती है, वो गर्भावस्था में होती है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है। और प्रेगनेंसी खत्म होने पर ये डायबिटीज ऑटोमेटिक नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप लोग क्वेश्चन क्लास को क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जिसने भी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा हो, आप लोग प्रीवियस क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसको जाके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, राष्ट्रीय पोषणीय एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में किस वर्ष में शुरू किया गया। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है 1962, सेकंड ऑप्शन है 1970, थर्ड है आपका 1980 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 1975। तो जो राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम है ना, ये भारत में कब शुरू किया गया था, 1970 में शुरू किया गया, यानी कि 1970 में शुरू किया गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, डैश रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। यानी कि आपको ये बताना है किस प्रकार के पेशेंट को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गुर्दे की बीमारी, सेकंड है अल्सर, थर्ड है मधुमेह एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कब्ज। तो क्या है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गुर्दे की बीमारी, यानी कि जिसको किडनी डिसीज होती है ना, उस पेशेंट को क्या देते हैं, प्रोटीन युक्त आहार नहीं दिया जाता, ठीक है। क्लियर है आपको ये। और अल्सर क्या होता है, अल्सर में क्या हो जाता है कि पेट में घाव हो जाते हैं, पेट में छाए हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या देते हैं, अल्सर में हम फाइबर बिल्कुल नहीं देते हैं, ब्लेंड डाइट और सिप्पी डाइट देते हैं। इसी तरह मधुमेह होती है आपकी डायबिटीज, इसमें चीनी या मीठी चीजों को प्रतिबंध लगाया जाता है। और एक होता है कब्ज, कब्ज में क्या कर देते हैं, कब्ज होता है आपका कॉन्स्टिपेशन, इसमें हम फाइबर ज्यादा देते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ है, जब भोज्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार रिपीट हो चुका है ये। जब भोज्य पदार्थ को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है, क्या किया जाता है, भोज्य पदार्थों को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, जिससे सामग्री के सुरुचिक भोज्य पदार्थ सोखे जाए, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि जो मसालेदार पेस्ट है ना, अच्छे से क्या हो जाए, भोज्य पदार्थ में मिल जाए और उसका टेस्ट अलग आए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ, मैरिनेट करना, सेकंड है किण्वन करना, थर्ड है मार्ट करना एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सावारिन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैरिनेट करना कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मोस्टली टीजीटी पीजीटी एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, मूंग दाल, बेसन, चना जैसी दालों के लिए अपमिश्रक के रूप में इनमें से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता। यानी कि आपको ये बताना है कि मूंग दाल हो गया, बेसन हो गया, चना हो गया, इन दालों में किसकी मिलावट नहीं की जाएगी। ऑप्शन दिया हुआ है, मसले हुए आलू की, मेटेनियल येलो की, या लैट कॉमेट की, या केसरी दाल की। तो आप लोग देखिए, मूंग दाल हो गया आपका, बेसन हो गया, चना हो गया, इसमें हम केसरी दाल की भी मिलावट की जाती है, और लैट कॉमेट की भी मिलावट की जाती है, और मेटेनियल येलो की भी मिलावट की जाती है। किसकी मिलावट नहीं की जाती है? तो मसले हुए आलू की मिलावट नहीं की जाती। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और मसले हुए आलू की मिलावट किस में की जाती है? आइसक्रीम में की जाती है। ठीक है। तो जो आप लोग आइसक्रीम बड़े टेस्ट के साथ खाते हैं ना, उसमें क्या मिक्स होता है? मसले हुए आलू की मिलावट उसमें की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, इस रेशे का आविष्कार होने के पश्चात इसका नाम टेरिलीन और डेक्रोन रखा गया। तो आपको ये बताना है, किस रेशे का आविष्कार होने के बाद इसका नाम टेरिलीन और डेक्रेन रखा गया। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नायलॉन, सेकंड ऑप्शन है रेयॉन, थर्ड ऑप्शन है आपका पॉलिएस्टर, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका लिनन। तो जो आपका पॉलिएस्टर रेशा है ना, इसका आविष्कार होने के पश्चात इसका नाम क्या रखा गया? टेरिलीन और डेक्रोन रखा गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पॉलिएस्टर को ही हम किस नाम से जानते हैं? पॉलिएस्टर का एक टेरिलीन और डेक्रोन दोनों नाम होते हैं। चाहे इसको हम पॉलिएस्टर कह दें, चाहे टेरिलीन कह दें, चाहे डेक्रोन कह दें, बात बराबर होती है। पॉलिएस्टर एक कैसा फाइबर होता है? सिंथेटिक फाइबर होता है, मैनमेड फाइबर होता है, और एसिड और अल्कोहल के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से पॉलिएस्टर फाइबर बनते हैं। ठीक है। किसकी रासायनिक प्रतिक्रिया से पॉलिएस्टर फाइबर बनते हैं? एसिड और अल्कोहल के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है इस क्वेश्चन में आपसे, चिकनकारी में निम्नलिखित कढ़ाई के टाकों में से उभरा हुआ प्रभाव कौन से टाके उत्पन्न करते हैं। तो आपको ये बताना है, चिकनकारी होती है, चिकनकारी कहाँ की प्रसिद्ध कढ़ाई है? लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई है, उत्तर प्रदेश लखनऊ की। और इसमें जो कढ़ाई के टाकों में उभरा हुआ इफेक्ट दिखाते हैं ना, वो कौन से टाके उत्पन्न करते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मुर्री, सेकेंड है फंदा, थर्ड है तैपीची, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका बखिया। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो चिकनकारी है इसमें कढ़ाई के टाकों में जो उभरा हुआ इफेक्ट देता है ना, वो देता है आपका मुर्री और फंदा दोनों। तो ऑप्शन ए और बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। कई आपने एग्जाम्स में ऐसा देखा होगा कि उस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाते हैं? दो सही हो जाते हैं। उसी तरह ये क्वेश्चन हमारा भी है, जो उभरा हुआ इफेक्ट देता है ना, वो मुर्री और फंदा दोनों देते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ इस क्वेश्चन में, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है। तो मोटाई बरकरार करने के लिए सूत की क्षमता क्या कहलाती है, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिए हुए हैं। लचीलापन, सेकंड ऑप्शन है बिकेबिलिटी, ऑप्शन सी है आपका लॉफ्ट, एंड ऑप्शन डी है आपका प्रतिस्कंदन। तो जो मोटाई बरकरार करने के लिए सूत की क्षमता होती है ना, वो होती है आपकी क्या कहलाती है? लॉफ्ट कहलाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, किस रेशे में ताप व उबलने को सहन करने की क्षमता होती है। तो आप लोग को ये बताना है, कौन सा रेशा ऐसा होता है जो ताप व उबलने को सहन करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऊन रखता है, या रेशम यानी कि सिल्क रखता है, या कपास या सूती रखता है, या जूट रखता है। तो रेशे में ताप या उबलने को सहन करने की क्षमता किसमें होती है? कपास और सूती वस्त्रों में होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपास कैसा रेशा होता है? एक सेलुलोजिक रेशा होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे किंग ऑफ फाइबर कहते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? किंग ऑफ फाइबर इसे कहते हैं। ठीक है। और क्या होता है? कपास जो होता है ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे गर्मी के मौसम में पहनने से गर्मी नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार रिपीट हो चुका है।
आपसे क्या पूछा हुआ है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में क्या करता है, तंतु पैदा करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अंडा, सेकंड ऑप्शन है प्यूपा अवस्था में, या थर्ड ऑप्शन है आपका डिंबक अवस्था में, या लास्ट ऑप्शन है आपका पूर्ण कीट में। तो जो रेशम का कीड़ा होता है वह प्यूपा अवस्था में क्या करता है, तंतु पैदा करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है ना, वो 4 अवस्थाओं में बटा होता है। कितनी अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में बटा होता है। ये कैसा होता है देख लेते हैं। पहले होता है हमारा अंडा, क्या होता है अंडा, उसके बाद क्या बनता है हमारा लार्वा, फिर उसके बाद हमारा बनता है प्यूपा। और ये क्रम से है सारे ये, क्योंकि इसके जीवन चक्र की स्टेजेस है, ठीक है। प्यूपा के बाद आता है हमारा कीड़ा। तो कई बार आपसे क्या पूछता है, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र पूछ लेता है, तो इसकी आपको ध्यान रखनी है। इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है अंडा, दूसरी अवस्था है लार्वा, तीसरी अवस्था है प्यूपा, एंड लास्ट अवस्था और चौथी अवस्था है आपकी कीड़ा। तो कई बार इसका सीक्वेंस से पूछने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता है, अम्ल का असर नहीं होता, वह प्लाइबल है, वह है। तो आपको ये बताना है ऐसा कौन सा रेशा है जिस पर ना तो आग का प्रभाव होता है, ना अम्ल का यानी कि एसिड का असर होता है, और वह प्लाइबल रेशा होता है, वह रेशा कौन सा होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सीसा, सेकंड ऑप्शन है सोना, थर्ड ऑप्शन है आपका एस्बेस्टॉस, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका डेक्रोन। तो ये रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, ये होता है आपका एस्बेस्टॉस रेशा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ये अग्निरोधी वस्त्र बनाए जाते हैं वो एस्बेस्टॉस की हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि फायर ब्रिगेड वाले लोग आग बुझाने के टाइम पे पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, उल्टे टाका को कहते हैं, तो आपको ये बताना है उल्टा टाके को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्ल टाका, सेकंड है मिस टाका, थर्ड है टक टाका, एंड लास्ट है आपका जर्सी टाका। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि पर्ल टाका। तो उल्टे टाके को हम क्या कहते हैं, पर्ल टाका के नाम से भी जाना जाता है। और जो उल्टे फंदे होते हैं ना, इसमें क्या होता है, खिंचाव जो होता है वो अधिक होता है। इस वजह से क्या करते हैं, बच्चों के मोजे हो गए, स्वेटर है, शॉल है आदि क्या किया जाता है, इसी बुनाई से बनाया जाता है, ठीक है। आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ है आप लोगों से, नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि डैश से बनता। तो आपको ये बताना है जो नमदा यानी कि फेल्टिंग धागा है, ये किससे नहीं बनता और किससे बनता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है ढीले रेशे, सेकंड है फीते, थर्ड है साटिन, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका संजाफ। तो आप लोग देखिए, नमदा जो होता है धागे से नहीं बनता है, बल्कि किससे बनता है, ये बनता है नमदा हमारा ढीले रेशे से। किससे, ढीले रेशे से बनता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है नमदा किससे नहीं बनता है, नमदा धागे से नहीं बनता है, बल्कि जो ढीले रेशे होते हैं ना, ढीले फाइबर, लूज फाइबर, उनसे क्या बनता है, उनसे आपका नमदा बनता है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यही एंड होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जिस भी स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में बीपीएससी पीजीटी के बीपीएससी पीजीटी के तीनों पेपर सॉल्व करवाए जा चुके हैं। और बिहार एस्टेट 2024 वाला पेपर भी सॉल्व कराया जा चुका है। तो जिसने भी ये क्लासेस नहीं देखी हो, आप लोग होम साइंस जंक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।